कस्टमर केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी तक का जो फीडबैक है वो काफ़ी यानी पूर किस्म का कस्टमर केयर है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लूप होल्स छोड़े हुए हैं, कुछ ऐसे कमज़ोर एलिमेंट छोड़ दिए गए हैं जो नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट बिल्डर्स हैं बैरियर टाउन में काम कर रहे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस, इनके साथ डॉक्यूमेंटेशन या इन चीज़ों पे कोई ख़ास यानी स्ट्रॉन्ग किस्म की मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिसीज़ नहीं है बैरियर टाउन की। ये पॉलिसीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं जो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक शख्स आता है यहाँ मार्केट में, उसने प्लॉट यहाँ ख़रीदा या सिर्फ उसने बैरिकेड कर लिया वहाँ पे और डाउन पेमेंट दे के वो प्लॉट की किस्तें भी बाकी हैं वहाँ पे उसकी बुकिंग स्टार्ट कर देता है और फिर चले प्लॉट के पैसे भी अदा कर दिए और पार्टनरशिप पे 2-4 लोग आते हैं, प्लॉट परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी खूबसूरत सी एनिमेटेड सी वीडियोस बनाते हैं, नक्शा ड्रॉ करते हैं पेपर्स के ऊपर और फिर उसकी बुकिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये अपार्टमेंट आपका हुआ, ये दुकान आपकी हुई, इसके ऊपर शॉपिंग मॉल बनेगा, फलां बनेगा। आप लोगों को सादा अल्फाज में बताता हूँ कि हम लोग ड्रीम्स बेचते हैं, ख्वाब बेचते हैं और उन ख्वाबों को अमली जामा भी पहनाते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली वो करके दिखाते हैं। लेकिन सम टाइम बड़ी माजरत के साथ कि हम 2 साला 4 साला या 5 साला ख्वाब बेच रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब उन ख्वाबों को चकनाचूर कौन करता है, वो प्राइवेट बिल्डर जिसकी नीयत में फतूर आ जाता है, यानी वो बीच में किसी भी स्टेज पे उसको अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो वो प्लॉट बेच के निकल जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ या आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जब बैरियर टाउन के अंदर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर या आपके पास रिकॉर्ड में, बैरियर टाउन के रिकॉर्ड में उसके ऊपर आ जाना चाहिए कि ये प्लॉट अंडर कंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। अगर सेल करना है तो उसकी एनओसी अलग से बनेगी और फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स यानी कस्टमर केयर हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इनके अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई डिपार्टमेंट है, हर जगह से उसको एनओसी की ज़रूरत होनी चाहिए, फिर वो प्लॉट सेल हो, अदरवाइज सेल ना हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर फ्रॉड करके अगर निकलते हैं तो बैरियर टाउन की प्राइवेट कमेटियाँ या बैरियर टाउन के कुछ डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं लेकिन उस तरह से कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों को शायद लोग ये नहीं पूछा जा रहा है या उनको कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए जा रहे जो होने चाहिए। तो इन चीज़ों पे मैं समझता हूँ बैरियर टाउन को डबल नहीं ट्रिपल टाइम इसके ऊपर सोचना चाहिए और इन चीज़ों को मज़ीद स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि क्वालिटी सामने आ सके और अच्छे काम करने वाले लोग सामने आ सके। क्योंकि अभी जो मुल्की हालात हैं, अब तो फ़िल्टर लग गया है और फिल्टर होके लोग सामने आ रहे हैं मेरा ख्याल है। तो आई बिलीव कि चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। लैक ऑफ जॉब्स, देखें जॉब्स की जो यानी रोज़गार मुहैया करना भी बैरियर टाउन की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी थी जो शायद उस तरह से नहीं हुई। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और फिर इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए थी या सरकारी इदारे कम से कम होने चाहिए थे जो बैरियर टाउन में या इसके गिरदोनवा में कम से कम होते, जहाँ पे बैरियर टाउन के रिहायशियों को रोज़गार के मौके भी मिलते और फिर छोटे छोटे कामों के लिए फॉर एग्जांपल अगर नादरा से कोई आईडी कार्ड बनवाना है, रिफ़्रेश करना है या कोई अमेंडमेंट करनी है, उनको दूर दराज ट्रैवल ना करना पड़े। तो उनके कोई भी रिमोट और जो ऑफिसेज़ हैं वो बैरियर टाउन के प्रेमिसेस में होने चाहिए। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है बैरियर टाउन मैनेजमेंट से कि लाजमी इन चीज़ों पे अमल किया जाए। और फिर इंडस्ट्रीज़ भी, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ बैरियर टाउन में या बैरियर टाउन से बाहर या इवन BT के 2 का जहाँ एरिया दिया है उसके गिरदोनवा में कहीं हमें इंडस्ट्रियल एरिया भी दिया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री लगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हों। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, कोई भी और सरकारी इदारे जो पॉसिबल हो सकते हैं वो यहाँ होने चाहिए। अभी तक इकरा यूनिवर्सिटी है लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी का भी वो कैंपस मेरा ख्याल है कि छोटा कैंपस है, सारी की सारी डिग्रीज़ यहाँ ऑफ़र नहीं की जा रही, सारे प्रोग्राम्स अभी यहाँ ऑफ़र नहीं किए जा रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई नो इट विल इम्प्रूव, लेकिन इन चीज़ों पे आज हम सोचेंगे तो फ्यूचर में ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन उन आउटर फैक्टर्स के ऊपर जिस पे बैरियर टाउन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो फैक्टर्स बैरियर टाउन की मार्केट की तबाही का या बैरियर टाउन की ओवरऑल तबाही का बायस ज़रूर बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉलर रेट। जब हमारी ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी, डॉलर रेट मुसलसल बढ़ता गया, चीज़ें कहाँ चली गई, इंटरेस्ट रेट कहाँ चला गया, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बैरियर टाउन के रिहायशियों पे, बैरियर टाउन के इन्वेस्टर्स पे, बैरियर टाउन के कस्टमर्स पे, बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करने वाले लोगों पे या रहने वाले लोगों पे असर अंदाज होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और इसी तरह
इन्फ्लेशन पे तो बहरिया टाउन का तो खैर सो कॉल्ड कोई अमल दखल नहीं है या इनकी कोई इस तरह से कसूर नहीं है, लेकिन जब महंगाई होगी तो फिर लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर ये महंगाई इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन है, ये डायरेक्टली बहरिया ने नहीं की हुई। यहाँ पे काम करने वाले लोग या यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग ऑब्वियसली जब ट्रैवल करेंगे, जब बहुत सारे एक्सपेंस बियर कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी सर्विसेज जो पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में हमें कम कीमत में मिलती हैं, तो वो बहरिया टाउन में हमें ज़रा महंगी होकर मिलती हैं। और इसके साथ साथ ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क में जो महंगाई हो रही है उसका भी असर होता है। फिर पॉलिटिकल रियलिटी, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे आप और मैं अच्छी तरह बाखबर हैं, हम बेखबर नहीं हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर इलेक्शंस की डेट का आना, फिर डिले हो जाना और फिर आगे से आगे चलते जाना। यानी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ये पॉलिसीज़ इतनी स्टेबल नहीं है या पॉलिटिकल सिचुएशंस हमारे मुल्क में इतनी स्टेबल नहीं है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। या मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने भी अपना हाथ खींच लिया है और फिर जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो फिर यहाँ पे ये फैक्टर्स भी बहरिया टाउन की तबाही का बायस बनेंगे। नॉन फेवरेट पॉलिसीज़ फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिल्डर्स एंड फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज वेल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए और ख़ासकर जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए इतनी फेवरेट नहीं रही। इंटरेस्ट रेट उसके ऑपोजिट अगर बरक्स हम देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसके पैरेलल इन्वेस्टर्स को जो है इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर टैक्सेशन अप्लाई कर दिया गया। अगर सरकारी कुछ एफर्ट्स ऐसी होती जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में थी, तो वो अभी भी होती तो ओवरसीज़ का पैसा भी आता और फिर लोग भी यहाँ एक शौक़ और ज़ौक़ से रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने की तरफ आते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों को हम लोग रियल स्टेट में वो एक जो प्राइस साइकिल है हम उसका भी नाम देते हैं कि शायद ये आफ्टर 5 to 4 ईयर 7 ईयर ये साइकिल पाकिस्तान में रिपीट होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये इसको 25 से 30 साल के बाद ये जो इन्फ्लेशन साइकिल है या प्राइस साइकिल है वो रिपीट हो रहा होता है। तो खैर, ये नाज़रीन मेरी वीडियो सिर्फ इस चीज़ से मुतल्लिक थी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे बहरिया टाउन में जो आज सिचुएशन बनी हुई है, ये बहरिया टाउन में लोग आए, यहाँ से वापस किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए। पूर सिक्योरिटी सिचुएशन या सम टाइम देखें सिक्योरिटी अगर नॉर्मल भी है, सिक्योरिटी जो बहरिया टाउन की है मैं सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करता, मैं आप लोगों को हमेशा ये भी कहता हूँ कि आपको ख़ुद भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ इकदाम करने हैं। लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे तो गन पॉइंट पे कोई मोबाइल नहीं छीन सकता, मोबाइल सिर्फ कराची शहर में 20 इस तरह के केस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जब बहरिया टाउन का रिपोर्ट हो जाता है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस ऐसे चलते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा उसको एक हाइप क्रिएट हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा खाइफ हो जाते हैं और एक मैं समझता हूँ प्रेशर बन जाता है या परेशानी का एक ओवरऑल इन्वायरमेंट बनता है, तो लोग फिर परेशान भी रहते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो आई बिलीव कि बहरिया टाउन के हालात भी बेहतर होंगे। और बहरिया टाउन आज, इस बहरिया टाउन की उम्र सिर्फ 10 साल है नाज़रीन, और ये बहरिया टाउन के आने वाले जो 10 साल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरे हुए 10 साल में देखें जो काम हुआ या बहरिया टाउन को ग्रो करने का मौका मिला वो तकरीबन कोई 5 साल ही मिला। बीच में से 5 साल तो बहरिया टाउन को टफ टाइम ही मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के केस थे, बहरिया टाउन पे अटैक्स हुए, कोविड-19 वाला टाइम आ गया और इसी तरह के बहुत सारे साइकिल आए जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो नहीं होने दिया, खासकर बहरिया टाउन में। फिर एंटी बहरिया ग्रुप्स भी हैं ऐसे जो बहरिया टाउन को ग्रो नहीं होने देते, ये भी आउटर फैक्टर में आता है, जो बहरिया टाउन से शायद जेलस है या जो बहरिया टाउन की ग्रोथ से इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है या खुश नहीं होते, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी ही चीज़ें बिकें। तो इस तरह के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं सुपर हाईवे के ऊपर, लेकिन बहरिया टाउन ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपना लोहा मनवाया, अपना आप दिखाया है और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना भी चाहिए। इससे आगे चलते हैं कि आने वाले 10 साल और फिर उसके बाद आने वाले 10 साल इसमें कंस्ट्रक्शन का लेवल ही कुछ और होगा और ओवरऑल बहरिया टाउन का लेवल ही कुछ और होगा। इंशाल्लाह बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, मलीर एक्सप्रेस वे हो जाए
या यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन का बनना, BTK 2 के साथ लिंक होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्दर एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।